नमस्कार। स्टडी ग्रुप 9-6 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग अपने प्रैक्टिस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिसंबर 2018 का, जो कि हम लोगों के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, ठीक है? इससे पहले भी 8 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। उन वीडियोज़ को आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख पाएँगे। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है? ऑप्शन 2 कह रहा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, या पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे केस में क्या होता है कि जो विकास होता है उसके कुछ पहलू तो आनुवांशिकता पर निर्भर करेंगे और कुछ पहलू पर्यावरण पर निर्धारित होंगे। केवल एक ही पे जो है विकास निर्धारित नहीं होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण 2 कारक होते हैं, ठीक है ना? पहला कारक हमारा आनुवांशिकता और दूसरा कारक पर्यावरण। ये दोनों हमारे मुख्य कारण होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? सब विकास गुणात्मक चरणों में होता है। पियाजे जी के अनुसार बिल्कुल ये कथन सत्य है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। और तीसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अभ्यास एवं तत्परता का नियम, ये नियम दिया था किसने? मिस्टर थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था ये नियम, और उसमें था अभ्यास एवं तत्परता का नियम। तो ये यही नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, केवल यही तीन नहीं, इसके अलावा भी कहा जाता है कि विकास क्रमिक होता है, ये भी कहा जा सकता है। ये भी, अगर मैं इसमें एक पाँचवा जोड़ दूँ तो इसमें पियाजे जी के अनुसार ये भी कहा जा सकता है कि विकास जो है वो क्रमिक होता है। कैसा होता है? क्रमिक होता है। ठीक है? कुछ और है जो मैं बोले दे रहा हूँ, उसको भी सुन लीजिए। विकास क्रमिक होता है, ठीक है? बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है। बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है। बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है। ये कथन भी कहा जा सकता है, ठीक है? तो उपयुक्त प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन जो 3 है वो बेटर है। कौन सा नहीं है पूछा था प्रश्न क्या पूछा था कि कौन सा कथन नहीं है? तो नहीं के बारे में अभ्यास एवं तत्परता का नियम मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या अनुक्रमणीयता। देखिए, इसके लिए क्या होगा, जो प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है, प्रतीकात्मक विकास का विचार या विचार का विकास, ठीक है? ये जो है ऑप्शन 2, ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं होती, ठीक है? पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीक से बढ़ जाता है बच्चा, ठीक? बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है, डैश के अलावा यानी किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, वह यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वह समय बिताने की एक सुखद तरीका है, या ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। देखिए, जब बात करेंगे हम कि किस कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है? डैश के अलावा, किसके अलावा? तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिए कि हमारा ऑप्शन सी ये क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाएगा। क्या? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इज द राइट आंसर फॉर दिस। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में देखिए पूछा है नकारात्मक भाव। क्या पूछा है? नकारात्मक भाव। किसके अलावा? तो ये समय बिताने का तरीका नहीं होता है कि हम खेल खेल में के समय बिताने का तरीका, ठीक है? तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखिए हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, जब हम बच्चे को कोई समस्या देंगे, कोई समस्या या किसी तरीके का प्रश्न करेंगे, तो क्या होगा
कि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए जब हम कहेंगे तो बच्चा गंभीर रूप से सोचने लगेगा और अपने आप को आमंत्रित करेगा, यानी अपने मन को आमंत्रित करेगा कि वो कितने तरीकों से इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, भले ही वो एक ही तरीके से सॉल्व कर पाएँ, लेकिन वे प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। देखिए जब हम बात करेंगे प्रगतिशील कक्षा, तो प्रगतिशील कक्षा में हमारा क्या होगा, ऐसे केस में रैंकिंग बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना? क्षमता के हिसाब से समूह बनाना ये भी गलत होगा, छात्रों की लेवलिंग ये भी नहीं और रैंकिंग में ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन पहला जो है करके सीखना, परियोजना विधि करके सीखना, ठीक है ना? और परियोजना विधि और सबसे लास्ट सहयोग से सीखना इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है प्रगतिशील कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? देखिए स्कूल शिक्षा यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। क्या मतलब कक्षा 5 में एक ही बच्चे को 10 साल पढ़ाएंगे? नहीं संभव है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये भी जीवन ही अगर शिक्षक है तो बाकी का जो है बच्चे का विकास कैसे होगा? क्या वो जीते जीते मतलब सारी चीज़ें सीख जाएगा? नहीं, उसको सीखने अधिगम उसके विकास के लिए हमको विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस बहुत सारी चीज़ें, आनुवंशिकता, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, यानी स्कूल में शिक्षा को सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया की तरह ही जो वर्तमान की दुनिया है उस तरीके से अगर दर्शाया जाए तो यह कथन क्या दिखाता है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, किसे माना जा सकता है? ठीक है, देखिए उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन 2 हमारा कह रहा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण क्रियाएं हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या ऑप्शन 4 उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग जी ने क्या कहा था, उनका जो पहला स्तर था वो था प्रथम स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है ना, पूर्व परंपरागत स्तर। और दूसरा स्तर क्या था, उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। और तीसरा स्तर क्या था, नहीं पहला था पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत और तीसरा था उत्तर परंपरागत। अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है जो हमारा उनके बच्चे के सिद्धांत होंगे, बच्चे के सिद्धांत होंगे उनमें संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। अब ये बात करता है ZPD की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ZPD हमें क्या दर्शाता है, क्या ऑप्शन ए उस चरण को जो जिसमें बच्चे का अधिकतम विकास संभव है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी उस सीखने के बिंदु को जो सहयोग जब वापस सहयोग लिया जा सकता है। देखिए ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा दर्शाता है कि बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ लगभग कोई भी कार्य स्वयं कर सकते हैं। ये हमारा ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझाता है। देखिए पहले तीन तीन जोन होते हैं, इसके तीन जोन बनते हैं। और तीन जोन कौन से होते हैं, पहला ये, ठीक है ना, फिर दूसरा एक और बनेगा, ठीक है, ये होगा हमारा दूसरा, ठीक है, और एक और बनेगा तीसरा। अब जो पहला होता है, जो इसमें पहला होता है वो होता है कि बच्चा अपने आप से प्रश्न करता है व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे में बच्चा प्रश्न करता है व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, मतलब मैं मदद की सहायता से क्या कर सकता हूँ। और तीसरे में बच्चा कहता है जो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट आई कान डू, जो मैं नहीं कर सकता। तो बच्चे की मैक्सिमम विकास हम कहाँ तक कर संभव है, वो इस वाले पॉइंट तक संभव है। ठीक है, दूसरे पॉइंट तक कि जहाँ तक बच्चा किसी की मदद से किसी दिए गए अधिगम को सीख सके। चलिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या दर्शाता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। हाँ,
में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ अहंकारी होने की आदत होती है या समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, जो उभयलिंगी व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, वो आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करते हैं। ठीक है, यानी जो हम लोग अपने मस्तिष्क में, दिमाग में बनाए हुए हैं कि ये स्त्री का गुण है, ये पुरुष का गुण है, ये उन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृत, ट्यूशन। बताइए किसके अलावा। अब ध्यान से देखिए, बच्चे ट्यूशन के अलावा, ट्यूशन के अलावा यानी ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ट्यूशन के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। ऑप्शन बी, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन 3, परीक्षण में बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। या ऑप्शन डी, वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। देखिए, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं क्या होते हैं, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती होते हैं या पक्षपाती हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, उपयुक्त में क्या है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इसमें राइट आंसर, बाकी की सारी नकारात्मक जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकती है। कब? जब बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन को आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या ऑप्शन 4, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। अब देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चा हमारा, बच्चा सीखने के लिए शिक्षक मूल्यांकन कैसे कर सकता है, बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने और उसी के अनुसार शिक्षण की रणनीति बनाने में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है। इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। देखिए, जब पूछा है हमसे नहीं, क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं के केस में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कि हम बच्चे के लिए, इसके लिए बच्चे का ये नहीं चेक करते हैं कि बच्चा धीमा है, खराब है, बुद्धिमान है। इनके चिन्हन के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं होता है, वो होता है उपरोक्त तीनों कथन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि को केंद्रित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशीलता, प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, या अनुशासित दिनचर्या। ध्यान से देखिए, जब भी बात करेगा ऐसी, तो इसमें अनुवांशिकता और वातावरण क्या करेगा, मुख्य भूमिका निभाएगा। उनके बीच की जो अंतःक्रिया होगी उससे बच्चे बच्चे के अंदर, वो बच्चे की प्रतिभाशीलता को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उपयोग करता है। ऑप्शन 3, उनके भाषा का उपयोग को हतोत्साहित करें तथा और उनके मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ते ही आपको सही उत्तर मिल गया होगा।
क्या हम बच्चे को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम उनके अपनी मातृभाषा को लेकर उनको हतोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ज़बरदस्ती मार-पीट के सिखाएँगे? नहीं। जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाएँ, ये क्या है? बिल्कुल नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दें और उनका उपयोग करें। ठीक है? ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशीलता बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप पर निर्भर करता है या आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है? क्या? ऑप्शन 1 कह रहा है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन 2, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन 3, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। या ऑप्शन 4, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। देखिए, जब हम कक्षा में प्रतिभाशील बच्चों की बात करेंगे, ठीक है ना, प्रतिभाशील बच्चों की बात करेंगे, तो उनके लिए क्या करना है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों से हम क्या कर पाएंगे, उन उन बच्चों के हस्तक्षेप क्षेपण को या तो उनके हस्तक्षेप पर निर्भर करेंगे या उनको रोक पाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन 2, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन 3, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। या ऑप्शन 4, बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। अब देखिए कह रहा है कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है, तो जब नहीं ढूंढना है तो हमको नकारात्मक आंसर ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन डी, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, डांटना, मारना, पीटना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हमारा कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं। देखिए ये क्या कहेंगे, जब क्वेश्चन पहले फिर से पढ़ लेते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे हैं, जो सृजनात्मक हैं, जो सृजनात्मक है। सृजनात्मकता इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। नकारात्मक, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। देखिए अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछने का मतलब होता है जब शिक्षक निश्चित उत्तर वाले प्रश्न पूछें। क्या करें, निश्चित उत्तर वाले प्रश्न अगर पूछेगा तो उससे बच्चे की स्मृति और पहचान पर आधारित होंगे, ना कि बच्चे को विभिन्न तरीके से चिंतन करने पर आधारित होंगे। समझ गए? यानी अगर हम अभिसरण कहेंगे तो अभिसरण का मतलब होता है निश्चित निश्चित उत्तर वाले, निश्चित उत्तर वाले। निश्चित अगर होगा तो ये क्या होगा, रटने की प्रक्रिया पे आ जाएगा। किसमें? रटने की। अब बच्चे का जो चिंतन है वो तो इसमें हो ही नहीं रहा। तो चिंतन कर रहा है बच्चा? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये हमारे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, अभिसरण अभिसरण उत्तर वाले अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। ये बच्चे के समस्या समाधान करने के तरीके का वर्णन बिल्कुल नहीं करेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की। प्रश्न संख्या 22 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना। स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होती है, जो हमारा डर होता है, डर डर क्या है हमारा, एक संवेग होता है, ये संवेग होता है। बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है, एक 3 साल का बच्चा बताता है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? देखिए बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। देखिए ये क्या है, चूंकि बच्चा क्या है, बच्चा दूध बूथ से दूध खरीदने गया और उस दूध बूथ पर दूध खरीदने के अपने अनुभव को साझा कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। बिल्कुल गलत।
ऑप्शन 2, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का बिल्कुल नहीं। ठीक है। ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। या आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद पहुँचान के माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए, ये भी नहीं होगा, यही होगा। आराम, यानी आराम का मतलब ये नहीं है बच्चे सो जाएं। आराम का मतलब कंफर्ट, बच्चे के लिए कंफर्ट प्रदान करना है। ठीक है ना, जहाँ बच्चे अपने संवाद कर पाएँ और पूछ पाएँ। ठीक है, आपसे किसी तरीके से डर की भावना नहीं होनी चाहिए बच्चों के मन में। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध कक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ठीक है। ऑप्शन बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन 3, अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, या पाठ्य सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। देखें, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा हम ऑप्शन 2 को जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो। ठीक है, और सेल्फ में रखे रहें सब कुछ, मतलब बच्चे के लिए हमेशा तत्परता दिखाई दिखाई देनी चाहिए। बच्चा जब चाहे तो उनका उपयोग कर सकता है, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। उसमें किसी तरीके के समय के बंधन हमको बच्चे के लिए नहीं रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित कथन में से या निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन 2, वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम को में एकरूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन 3, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। या ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, वह संसाधन रहित संदर्भों में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। अब इसके लिए जब आपने ऑप्शन पढ़ा तो देखिए ऑप्शन एक को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है वह ऐसे होने चाहिए, या अच्छा वर्णन सबसे बढ़िया क्या करेगा, जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वह जो शिक्षक है वो क्या है, वो भी कक्षा में जितने भी संसाधन या जो है सामग्री उपलब्ध हैं पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में से एक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन 1, मानवतावाद। ऑप्शन 2, व्यवहारवाद। ऑप्शन 3, रचनावाद। या ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ में रचनावाद से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वह बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षाएं आयोजित करें, ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। तो किसकी बात हो रही है? रचनावाद की। रचनावाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 देखिए, कह रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वह अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वह सभी उपस्थिति में नियमित हैं, या ने शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो देखिए हम उन बच्चों को प्रेरित समझेंगे जो प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछेंगे, एक दूसरे पे जो है बैठ के अपनी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन 2, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन 3, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन 4, शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फिर देखिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। शिक्षक को क्या करना चाहिए? वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 30 की ओर।
और संख्या 30 हमारा कह रहा है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित विनियमित हम्म विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन 2 चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन 3 शिक्षकों को निर्देश देने में। ऑप्शन 4 बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। ठीक है ना, देखिए किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्या रटने में? बिल्कुल नहीं, रटने में नहीं निभाएगा। क्या शिक्षकों को निर्देश देने में? ये भी नहीं। क्या चुप्पी साधे रहने में? ये भी नहीं। तो क्या करेगा, बच्चों को अपनी शिक्षा के को विनियमित और मॉनिटर करने में। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अगर आप पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें भाई। आपके लाइक करने से बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। समय मिला करे तो एक शेयर भी कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी ये पहुंच जाए। ठीक, मिलते हैं जल्द ही नए क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।